गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करने वाले हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बाय आरबीआई। तो चलिए हम लोग आज मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस कर लेते हैं, उसका नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा हम लोग देखेंगे। चलो मॉनेटरी पॉलिसी बाय आरबीआई को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका मीनिंग क्या है पहले समझ लेते हैं इसका मीनिंग, उसके बाद जो इसके टूल्स हैं उसको हम देखेंगे, कैसे ये काम करती है मॉनेटरी पॉलिसी और इससे क्या इफेक्ट होता है। जैसे इससे ईएमआई इफेक्ट होता है, इन्फ्लेशन को थोड़ा कंट्रोल करती है। तो देखते हैं, चलिए देखिए ये पॉलिसी है, जो ये पॉलिसी है, पॉलिसी बाय आरबीआई। ओके, पॉलिसी ऑफ आरबीआई, ऑफ लिख सकते हो, पॉलिसी ऑफ आरबीआई है। ओके, क्या करती है? कंट्रोल मनी पॉलिसी, लिखिएगा कंट्रोल मनी पॉलिसी, उसका क्या करती है भैया? क्रेडिट मतलब लोन्स हो गया, आरओआई हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, इसको कंट्रोल करती है। और साथ में स्टेबिलिटी ऑफ प्राइजेस, स्टेबिलिटी ऑफ प्राइजेस को कंट्रोल करती है। और किसको? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है? जो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई है वो ये सब काम करती है। तो ये जो करती है तो उसका जो रोल देखने को मिलता है, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जब हो गया क्रेडिट को कंट्रोल करती है, आरओआई को कंट्रोल करती है, तो इसी चीज पे ये कंट्रोल करती है। तो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, मतलब जीडीपी का भी ग्रोथ होता है। कैसे होता है हम लोग बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स को पढ़ते हैं, कुछ हम लोग क्वांटिटेटिव टूल्स को पढ़ते हैं। आप नोट्स कर सकते हैं, इसे नोट्स कर लीजिएगा। ओके, तो पहले तो इसको मिटाते हैं और पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। तो क्वांटिटेटिव टूल्स तो सब पढ़ा देंगे आपको, लेकिन मैं आपको फील दिलाऊंगा, बहुत अच्छा से समझाने वाला हूँ। बैंक सिस्टम कैसा काम करता है, आरबीआई कैसे काम करता है, हम बैंक से लोन लेते हैं तो क्या होता है, पैसा सब पता चलेगा। इसमें रेपो रेट हो गया, एमएसएफ हो गया, या रिवर्स रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, या एसएलआर हो गया, या सीआरआर हो गया, सब पता चलेगा। तो चलिए पहले हम जाते हैं एसबीआई। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक है। हम हो गए यहाँ एक, हम लोग चलिए इसको लिख देते हैं, एक गोकुलधाम सोसाइटी, गोकुलधाम सोसाइटी। यहां हो गया अय्यर, बबीता, ये हो गई। और इधर जेठालाल है, जेठालाल हो गया, जेठालाल गड़ा। इसको एक और मोबाइल शॉप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ओपन करना है, और इसको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ओपन करने के लिए चाहिए पैसा, इसको चाहिए मनी। ये लेगा लोन एसबीआई से। बोले ठीक है, लेकिन देखिए उससे पहले ये जो है अय्यर साइंटिस्ट है, यहाँ जो है बीड़े टीचर है, वैसे सब अपने काम कर रहे हैं और कमा रहे हैं पैसे, और पैसे को जमा कर रहे हैं बैंक में। और सर बैंक में जमा क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ उसको सिक्योरिटी मिलती है, इसको यहाँ कुछ इंटरेस्ट मिलती है। तो मान लो ये बैंक में पैसा जमा कर रहा है, तो बोले आप मेरे यहाँ बैंक में पैसा जमा करो। बोला ठीक है, बदले में हमको क्या मिलेगा? बोले सिक्योरिटी मिलेगा। बोला और कुछ पैसा, मेरा क्या इसमें, मेरा क्या फ़ायदा? बोले इकोनॉमिक फ़ायदा होना चाहिए ना। तो देखो बोला कि ठीक है, आप जितना आप जमा करोगे आपको 4% का इंटरेस्ट के साथ देंगे। ठीक है, तो इसके पास तो आ गया, मान लो ये लोग जमा सब मिलकर 30 करोड़ कर दिए जमा। ओके, 30 करोड़ जमा कर दिया। अब क्या हुआ, ये है जेठालाल गड़ा, इसको एक शॉप ओपन करना है, इसको चाहिए पैसा। तो ये बोला एसबीआई के पास जाएगा, बोला मुझे पैसा चाहिए। बोला ठीक है ले लो। तो बोलता ठीक है, इसको पैसा देता है। बोलता कि पैसा तो तुमको दे देंगे, एसबीआई बोलती है पैसा तो तुमको दे देंगे, लेकिन जब तुम पैसा लौटाओगे तब हम उसके बदले
तुमसे कुछ और लेंगे। बोला क्या लोगे? बोला सुनो, हमको तुम 10 से 12%, मैं लिख देता हूँ यहाँ, मुझे तुम 10% का इंटरेस्ट रेट दोगे। तो ये पैसा जमा कर रहा है यहाँ, हम लोग जमा कर रहा है पूरा गोकुल धाम लोग, बहुत पीपल्स हो गए, बहुत जो गोकुल धाम सोसाइटी के ईयर लोग हो गए, ये पैसा जमा कर रहा है। तो ये 4% इंटरेस्ट इसको दे दिया। ये जो लोन ले रहा है इसे 10% इंटरेस्ट आया इससे। तो देखो 10% इंटरेस्ट इधर से आया, -6%, 4% इंटरेस्ट तो इन लोग को दे दिया। तो जो 6% है पैसा, वो इट इज़ जो है ये है इनकम। किसका इनकम भैया? बैंक का इनकम है। बहुत अच्छा याद रखिएगा, इट इज द इनकम ऑफ बैंक। ओके, उसके बाद क्या होता है कि एसबीआई के पास लोग 30 करोड़ जमा किया। मान लीजिए जेठालाल को कुछ ज्यादा पैसा चाहिए, बैंक के पास पैसा है कम, जेठालाल और कुछ बिजनेसमैन आ गए, अंबानी साहब आ गए। अंबानी बोलेगा मुझे 100 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए। एसबीआई के पास जाएगा, बोले 100 करोड़ तो मेरे पास नहीं होगा। तो बोले कि रुको मैं एक व्यवस्था कर सकता हूं, ये जाता है आरबीआई के पास, ये जाता है आरबीआई के पास। आरबीआई को बोलता है हमको पैसा चाहिए। बोले ठीक है पैसा तो दे दूंगा। आरबीआई बोलता है पैसा तो तुमको दे दूंगा, लेकिन मुझे बदले में देना पड़ेगा क्या? इंटरेस्ट रेट जो चलता ही चलता है। तो बैंक को पैसा कमाना है। बोला ठीक है। तो आरबीआई इसको पैसा दे देती है इन द रेट ऑफ, कितने रेट? कुछ मैं रख लेता 5.5%। तो बोलेगा मैंने खुद, एसबीआई बोलेगा अंबानी को तो लोन दे रहा है इधर 100 करोड़ का, बोलेगा मैंने खुद इससे 5% का लोन लिया है, 5% से इससे लिया है। तो मैं कम से कम जो अंबानी को चिपकाऊंगा, कम से कम तो 10% में चिपकाऊंगा ना यार, 10% में इसको चिपका दिया लोन, इसमें भी फायदा है। लेकिन बैंक जो काम करती है अपने फायदे के लिए काम करती है। लेकिन देखिए इसमें हम लोगों का भी भलाई है। इसमें आरबीआई रेगुलेट करती है बैंक को कि वो अच्छे से सिक्योरिटी चेक करे। तो क्या करती है, यहाँ ये जो 5% है, जो 5% में इसको दिया, इसको बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट याद रखिएगा। आरबीआई जो एसबीआई को पैसा दी, मतलब आरबीआई जो बैंक्स को पैसा दिया, उसे ही बोलते हैं रेपो रेट। जो इंटरेस्ट में उसको आरबीआई पैसा देती है, ये कुछ कम से कम 2 से 15 या 14 दिन तक रहता है। उसके बाद जो एसबीआई है उसको बैंक को पैसा देना होता है। ओके, वैसे ही पैसा देती है एक होता है एमएसएफ। ओके, एमएसएफ ये 1 नाइट के लिए होता है, एक रातों रात। मतलब कि आप हमको अभी तुरंत हमको अंबानी को पैसा देना है, सुबह जो है जनता आएगी मेरे पास और पैसा जमा कर देगा, उसके बाद हम आपको सुबह पैसा दे देंगे। एक रात के लिए जो लेता है वो होता है एमएसएफ। एक होता है बैंक रेट, एक होता है बैंक रेट, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, समझे। हम लोगों ने आरबीआई जो एसबीआई को पैसा देती है, रेपो रेट पढ़े 2 से 14 दिन, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है रेपो रेट 2 से 14 दिन के लिए। अभी जो है वो 5%, एमएसएफ, उसके बाद बैंक रेट। ठीक है भैया, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में पढ़ने वाले हम लोग कैसे रिवर्स रेपो रेट पढ़ेंगे दिखेगा आपको। अगर ये समझ में आ गया तो जल्दी से जल्दी आप लोग एक लाइक बरसा दो और कमेंट करना ना भूलें, नेक्स्ट लेक्चर आपको किसका चाहिए। रेपो रेट तो हो गया, एसबीआई है भैया, एसबीआई को चाहिए था पैसा। अब क्या होगा, एसबीआई के पास आ गया बहुत सारे पैसा। सुनिए बताएंगे, एसबीआई के पास आ गया बहुत सारा पैसा। बोला कि एसबीआई ने डिपॉजिट क्या किया, जो डिपॉजिटर था वो कर दिया बहुत पैसा है जमा, एक्सट्रीम पैसा जमा कर दिया। तो इसके पास हो गया बहुत सारे पैसा, बहुत सारा। तो बोलता है कि मैं उतना लोन दे पाऊंगा, ये जन लोन तो दे दूंगा, लेकिन अगर मेरे पास ज़्यादा जल्दी से मैं लोन देना चाहूँगा तो इसके यहाँ इंटरेस्ट इसको कम इंटरेस्ट में चिपका देगा। तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, एक रिवर्स रेपो रेट होता है। आरबीआई को अगर पैसा का ज़रूरत है तो एक रिवर्स रेपो रेट होता है। ओके, रिवर्स रेपो रेट, इसमें एसबीआई लोन देती है आरबीआई को रिवर्स रेपो रेट पे।
ओके, रिवर्स रेपो रेट पे। तो क्या होता है, ये को मान लीजिए 3% है, तो ये 3% है, नहीं सॉरी ये 3% नहीं, ये मान लीजिए 10% है। मतलब रिवर्स रेपो रेट आरबीआई ने 10% कर दिया। अगर तुम मुझे पैसा दोगे तो 10%। ओके, जो लोन तो एसबीआई को क्या लगता है, मतलब एसबीआई को लग रहा है, बैंक को लग रहा है कि जो हम लोन्स देंगे, ऊपर से कॉल करो, परेशान करो, उससे मांगने जाओ पैसा, उससे अच्छा यहाँ मेरा सिक्योर भी रहेगा आरबीआई में और 10% का इंटरेस्ट भी मिल जा रहा है। इसीलिए जो बैंक्स होते हैं वो रिवर्स रेपो रेट पे आरबीआई को ही लोन्स देते हैं। तो जैसे रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक के पास पैसा कमने लगता है, और बैंक के पास अगर पैसा कमने लगा, बैंक के पास पैसा कम हो गया, तो इन लोगों को जो लोन देगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और अगर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो लोग लोन्स कम लेने लगेंगे, तो खर्चा कम करने लगेंगे, तो सब चीज़ों का जो दाम है अंदर बाहर गिर जाएगा, ईएमआई भी गिर जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिर जाएगा। वैसे रेपो रेट के साथ भी वही है। रेपो रेट अगर बढ़ गया तो एसबीआई जो पैसा लेगी, रेपो रेट तो बोला कि देखो मैं ले रहा हूँ यहाँ अगर 100 करोड़ लोन, तो मुझे चुकाना पड़ेगा ज़्यादा, तो ये रेपो रेट अगर बढ़ गया तो ये भी आरओआई बढ़ा देगा, तो वही खेल हो गया अपना। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो लोन खुद कम लेने लगेगा, खर्च भी लोग कम करने लगेंगे। ठीक है। अब क्या होगा, जो बैंक एसबीआई के डिपॉजिटर जमा किया कुछ पैसा, मान लो 100 करोड़ जमा किया, तो आरबीआई ये भी चेक करती है ये 100 करोड़ में अगर ये सबका लोन ही दे देगी, मान लो कोई डिपॉजिटर आ गया, बोले मैंने यार डिपॉजिट किया था, पैसा हमें दो, तो भैया बैंक तो सब पैसा लोन देने में खर्च कर दी, तो उस पैसा कहाँ से देगी उसको। तो उसके लिए आरबीआई ने बोला देखो, पहले तो तुम एक एसएलआर होता है, स्टेटरी लिक्विडिटी रेट, ये हमेशा तुरंत सरल हो जाएगा, मतलब तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैश के फॉर्म में होता है या गोल्ड के फॉर्म में होता है, चेक के फॉर्म में होता है। बोले कि तुम एसबीआई को बोलता है कि तुम इस फॉर्म में पैसा रखो, कितना अभी 18% है, 18%, मतलब 100 करोड़ में 18 करोड़ बैंक अपना तिजोरी में रख दिया अलग से। उसके बोलता है एक सीआरआर होता है, कैश रिजर्व रेट, मतलब बोला कि 3% है, वो बोला कि एसबीआई इतना दे दो, मतलब कैश रिजर्व रेट ये एक सिक्योरिटी चेक होता है कि मान लीजिए एसबीआई कभी पैसा लेके भाग गया तो कुछ तो रहेगा ना भाई, कि आरबीआई के पास कुछ तो पैसा जमा रहेगा ना, एक एसेट के तौर पे, एक कि हम कुछ जनता को देके फुसला सकते हैं, चलो तुम्हारा बैंक तो भाग गया, लो कुछ 10-20 हज़ार पकड़ लो, तुम्हारा खाता था तुम डूब गया बैंक, तो 3% ये रख लेता है, मतलब 3 करोड़ ये रख लिया, 3 करोड़ सीआरआर में चलेगा, बचा इसके पास 70, कितना बचा भाई, 79 करोड़ बचा। अब ये 79 करोड़ पे ही खिला करेगा। मान लीजिए सीआरआर और एसएलआर भी अगर बढ़ गया तो इसके पास पैसा कम बचेगा, और फिर इसके पास अगर कम पैसा बचेगा तो लोन्स लोग डिमांड लोन्स का अगर डिमांड ज़्यादा करेंगे तो आरओआई बढ़ा देगा, और वही अगर बढ़ा देगा तो खर्च कम कर, लोन्स कम लेगा, उसके बाद खर्चा कम करेगा। तो हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा, मैं आपको एक समराइज देता हूँ और सब चीज़ के बारे में बता देता हूँ। मुझे तो लगता है आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे होंगे तो मैं अब जो आपको बताने वाला हूँ सब चीज़ को एक करके मैं बता दूंगा अभी आपको। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा रेपो रेट, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रिवर्स रेपो रेट, उसके पढ़ा एमएसएफ पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा, बैंक रेट, एसएलआर पढ़ा, सीआरआर पढ़ा। ओके, उससे पहले मैं अगर आपको कुछ एक चीज बताना भूल गया तो एक चीज देखिए, जो डिपॉजिट हुआ ना बैंक में, जो डिपॉजिट किया वो 2 प्रकार के डिपॉजिट हो गया, वो 2 प्रकार के डिपॉजिट होते हैं। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, या डिमांड लायबिलिटीज बोल सकते हो, और एक होता है टर्म लायबिलिटीज।
टर्म लाइबिलिटीज हो गया, डिमांड लाइबिलिटीज और टर्म लाइबिलिटीज। मतलब डिमांड लाइबिलिटीज मतलब क्या हो गया कि मैं बैंक में पैसा जमा किया, मैं बिना कोई भी शॉर्ट नोटिस के, मैं कुछ नहीं, मैं आज जमा किया हूँ, कुछ दिन बाद आऊँगे इतना पैसा दे दो, वो तुरंत दे देगा। ओके, और एक होता है टर्म लाइबिलिटीज, मतलब कि एक अच्छा एग्जांपल हो गया एफडी। यहाँ एफडी करा दिए, 7 साल के लिए पैसा वहाँ रख दिए। वो इसमें क्या होता है, इसमें ना इंटरेस्ट हमको ज़्यादा मिलता है, इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है आरओआई, थोड़ा इसमें कम रहता है, लेकिन ये डिमांड पे होता है, समझे। तो इस दोनों, ये दोनों हो गया क्या, ये दोनों बैंक के पास पैसा है, तो इसको क्या बोलते हैं जानते हो, NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। ये दोनों का जो सम है, मतलब दोनों का जो पैसा कमा आ रहा है, दोनों मिल के इतना पैसा आ गया है उनके पास, समझे। NDTL, तो NDTL जो पैसा आता है, NDTL जो पैसा है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। रेपो रेट हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेपो रेट पढ़ा, सुनिएगा, रेपो रेट पढ़ा जो भैया, जो RBI है वो बैंक SBI पे जो रेट लगा रही है, SBI को अगर लोन चाहिए RBI से, तो जो इंटरेस्ट लगेगा उसको रेपो रेट बोलते हैं, समझे। रिवर्स रेपो रेट, अगर भैया RBI SBI से लोन लेगी, RBI SBI से लोन लेगी या कोई भी बैंक से लोन लेगी, उस पर जो रेट लगेगा, उस पर जो रेट लगेगा वो रिवर्स रेपो रेट हो गया। ओके, MSF क्या हो गया भैया, वही रेपो रेट ही, मतलब RBI से जो बैंक्स है वो लेगा, लेकिन सिंगल डे, सिंगल नाइट में चुका देगा, उसको बोलते हैं MSF। बैंक रेट क्या हो गया, बैंक रेट हो गया कि भैया लॉन्ग टर्म के लिए, वही रेपो रेट ही हो गया, रेपो रेट जैसा, RBI से ही SBI पैसा लेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में चुकाएगी, उसको बोलते हैं बैंक रेट। SLR क्या होता है, CRR क्या होता है। SLR क्या हो गया, जो NDTL आया, NDTL 100 करोड़ था, उसका SLR कितना हुआ, SLR अभी जैसे 18% है, मतलब 18% बैंक अपना तिजोरी में रख लेगा, 18 रुपया अपना तिजोरी में रख लेगा बैंक है। ओके, CRR मतलब जो बैंक है, मान लो SBI, वो एक CRR RBI को जमा करेगी, मतलब 3% जो अभी है, 3% अभी है, RBI को जमा कर देती है CRR, एक सिक्योरिटी चेक के लिए। SLR समझ गए, 18% जो है वो अपना एक अलग से रख लेता है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी के फॉर्म में रखता है, जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सके। तो चलिए, हम लोगों का जो आज का मेन डिस्कशन था, इसको समझना, और इसके बाद ये समझना कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसके जो टूल्स हैं वो कैसे इफेक्ट करते हैं हमारी EMI को। ओके, UPSC से क्वेश्चन पूछती है और पूछी है शायद, कि ये जो टूल्स हैं, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये कैसे, देखो मान लीजिए ना भैया, मान लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ गया, मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ गया, तो ये भी बढ़ गया, 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 सब बढ़ गया, मतलब लोन्स जो लेगा, मतलब ये रेपो रेट बढ़ गया, तो लोन्स का जो ROI जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो भी बढ़ा देगा, तो लोन्स कम लेने लगेंगे। अगर लोन्स कम लेने लगेंगे तो क्या होगा, लोग क्या करेंगे, लोगों का डिमांड कम जाएगा, मेरा पैसा है नहीं, डिमांड है, रहने देते हैं, डिमांड जो है शौक बाद में पूरा करेंगे जब पैसा आ जाएगा, डिमांड कम जाएगा। डिमांड जब कम जाएगा तो खर्च कम करेंगे, खर्च कम करेंगे तो सामान सस्ता हो जाएगा, ओके, प्राइस क्या होगी, प्राइसेस कम जाएगा, समझे। मान लो रिपो रेट, अगर मॉनेटरी पॉलिसी रिपो रेट घट गया, मान लो सब रिपो रेट हो गया है, सब घट गया, सब घट जाएगा अगर, तो भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएगा, तो सब बंदे जाके लोन लेने लगेंगे, डिमांड बढ़ जाएगा लोगों का, तो खर्च भी बढ़ जाएगा, तो प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए RBI मॉनेटरी पॉलिसी को लाती है, जैसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंट्रोल में रहे, नहीं तो वो क्या होगा, ज़्यादा इसका इन्फ्लेशन पे पड़ेगा, प्राइजेस बढ़ जाएगा, प्राइजेस हाइक ज़्यादा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्राइजेस कभी कम हो जाएगा।
ओके, इसीलिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को लाती है रेगुलेट करने के लिए कि क्या क्या क्रेडिट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, समझे क्या? ओके, सारा ये क्लियर हो गया। तो मैं आपको एक इसी से मैं खत्म करना चाहूँगा कि हाउ मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट ईएमआई। इसका एक अच्छा उत्तर दे दीजिएगा आप कमेंट में, समझे? कैसे इफेक्ट करता है मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स का जो बैंक जहाँ से पैसा आता है वो सब आएगा, उसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगेगा तो बैंक को भी अपना फ़ायदा देखना पड़ेगा, तो हम लोग से ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफ रेट लेगी, समझे? तो धन्यवाद। मैं इसी के साथ आज का क्लास को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मनी पॉलिसी को। धन्यवाद। और कोई वीडियो बनाना बना लो, सेटअप भाई।